गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हम लोगों ने आपके 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताई थी जैसे कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। उसी चैप्टर को हम थोड़ा सा और आगे की तरफ आज बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? देखिए, केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, आप ईयरफोन लगा के सुने और अपनी नोटबुक में नोट करें। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में लिखने को आती है तो आपको लिखना पड़ेगा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। दोबारा सुनिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक केमिकल सब्सटेंस था, उस केमिकल सब्सटेंस को हमने उसको चेंज किया बाय द हेल्प ऑफ सम टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उससे नया केमिकल सब्सटेंस बना। तो इन दोनों केमिकल सब्सटेंस के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो वे है, जो प्रोसेस है, जो पाथवे है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल लेकर के इसको हम समझते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में अगर हम बात करें तो आयरन की रस्टिंग के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, पहले भी आप जानते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है कि हम नॉर्मल जो आपका आयरन होता है उसको जब हम बाहर की कंडीशन में रख देते हैं, जैसे कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, यानी कि वाटर हो, आपका एयर हो, या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि आपके एसिड्स वगैरह, इनके कॉन्टैक्ट में जब आयरन आता है तो उसके ऊपर कुछ ब्राउन फ्लेक्स इकट्ठा हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, और वो जो आयरन पहले था और जो रस्टिंग के बाद जो आयरन बनता है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है पूरी तरह से चेंज। तो ये हुआ कैसे, इसका जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपका कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। क्योंकि एक तरह का केमिकल सब्सटेंस जो कि आयरन था, वो दूसरी तरह के केमिकल सब्सटेंस जो कि रस्टेड आयरन है उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने एक केमिकल सब्सटेंस लिया जिसका नाम था ए, और इसको हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के साथ या अलग अलग कंडीशंस में इसको हमने ट्रांसफॉर्म कराया, चेंज कराया, उससे एक नया प्रोडक्ट बना जिसको हमने बोला बी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो ये जो हमने दो केमिकल्स के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन कराया है, ये आपका पूरा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। इसमें काम की चीज़ और जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हम लोग दो तरह के रिएक्टेंट को यूज़ करते हैं, या जितने भी तरह के आप रिएक्टेंट ले रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रोसेस दो तरह की चीज़ों में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक पार्ट आपका जो कि इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा होता है वो हमारा कहलाता है रिएक्टेंट। वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसको आप ट्रांसफॉर्म करा रहे हो। और जो नया चीज़ बनती है, जो नया सब्सटेंस होता है आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, उस पूरे को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है जब भी आप केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो उसमें एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा वो आपका कहलाएगा रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा वो आपका कहलाएगा प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया। जब इसको हम बर्न करते हैं तो उससे डेजलिंग फ्लेम निकलती है और साथ में वाइट कलर का एक पाउडर सब्सटेंस क्रिएट होता है। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में और एक्टिविटी में दे रखा है, आप इसको उसमें से पढ़ भी सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे केवल आपको एलेबरेट कर रहा हूँ कि जब आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे ऑन पेपर तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एरो बनाएंगे, और उस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो भी चीज़ें लिखी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फॉर्म में था, और ऑक्सीजन जो कि आपका गैसेस फॉर्म में था, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो आपका कहलाएगा रिएक्टेंट। जब ये दोनों रिएक्शन हो जाएंगी, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाएगा, उसके बाद जो वाइट कलर का प्रोडक्ट बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा प्रोडक्ट, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, उसमें प्रोडक्ट क्या होते हैं। मैं एक बार आपको और बता देता हूँ दोबारा से कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। दोबारा सुनिए मेरी बात को, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होते हैं, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। एक बार और सुनिए, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग करेक्टरिस्टिक्स की। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं जिसकी वजह से हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। उसमें सबसे पहली अगर हम बात करें तो वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है कि जब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें जब वो होती हैं तो उसमें गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है जिंक, हमने यहाँ पे लिया Zn जिंक, और उसकी रिएक्शन हमने करवाई है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कि आपका H2SO4 है।
जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो होगा आपका ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन जो होगी वो गैसियस फॉर्म में इवॉल्व होगी, जिसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसके अंदर गैस इवोल्यूट होती है। दूसरे कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब क्या है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन कराओगे रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें होता क्या है कि हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। हम लोगों ने क्या किया, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया जो कि आपका ब्लू कलर का होता है, और ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। हमने केवल क्या किया है, इसके अंदर आयरन के थोड़े से टुकड़े डाल दिए या नीडल डाल दिए या उसके अंदर नेल डाल दिया, आयरन का उसके अंदर डाल दिया हमने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। थोड़े टाइम के बाद जब हम लोग देखेंगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए थे, तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी, ये दोनों आपकी कहलाएंगी रिएक्टेंट। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो होगा क्या कि उससे दो अलग चीज़ें बनेगी। क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका आयरन सल्फेट और दूसरा बनेगा कॉपर। खास बात इसमें क्या है कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था। आफ्टर द रिएक्शन ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा वो आपका चेंज हो जाएगा येलोइश ग्रीन में, येलोइश ग्रीन। तो यहाँ पे हमने देखा कि सब्सटेंस चेंज नहीं किए, बस वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुई है। और उसके बारे में हमें पता कैसे चला कि रिएक्शन हुई है, क्योंकि उनके अंदर हम लोगों ने देखा कि गैस इवॉल्व नहीं हुई। कंपलसरी नहीं है कि सारे कैरेक्टर एक ही रिएक्शन में होते हों, लेकिन हाँ वो केमिकल रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ है। तो अगर कलर भी चेंज होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या रिएक्शन के अंदर तो वो भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जो कि आपका चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जब वो होती हैं तो उनके अंदर टेम्परेचर में उतार या चढ़ाव हो जाते हैं, जिनमें से एक रिएक्शन का एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा। क्या किया है मैंने यहाँ पे लिया है क्विक लाइम, और क्विक लाइम के साथ हमने इसमें मिलाया है वाटर, और इससे बनता है आपका स्लेक्ड लाइम। अब आप सोचोगे कि ये रिएक्शन तो हमने देखी नहीं है। आपको शायद याद होगा जब भी हम दीवारों के ऊपर वाइट वॉश करते हैं तो उसके अंदर हम चूने के पत्थर ला के डालते हैं, पानी भिगाते हैं। तो चूने के पत्थरों को जब हम पानी भिगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपने देखा होगा कि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इवन बॉयल होने लगता है। तो वो क्या होता है कि जो आपका क्विक लाइम होता है उसके साथ जब पानी मिलाते हो तो वो स्लेक्ड लाइन में कन्वर्ट होता है या ट्रांसफॉर्म होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स दिखाई दें। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का कि टेम्परेचर इन्हेंस हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। चौथे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जो कि आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कंबशन ऑफ वैक्स। मोमबत्ती यानी कि वैक्स आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। जनरली वो कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। जब हम उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक तो वैक्स होता है जो आपका लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, साथ में उसके अंदर से एक गैस भी इवॉल्व होती है बेटा, जो कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सॉलिड था पूरा का पूरा मोम, लेकिन जब उसको जलाया तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, वो लिक्विड में भी चेंज हो गया, उसके अंदर से गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग को ऑब्जर्व हुई। इसका मतलब कि वो भी आपका केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। पांचवें कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं प्रैक्टिकली टेस्ट ट्यूब के अंदर या लैब में, तो हम लोग जब उसके अंदर रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो उससे जो सॉलिड पार्ट बनता है जो कि आपका टेस्ट ट्यूब में नीचे जा करके कोगुलेट हो जाता है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो भी आपका केमिकल रिएक्शन का ही एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है आपका बेरियम क्लोराइड का, BaCl2। इसका एक सॉल्यूशन बनाया जो कि एक्वस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। ये एक्वस फॉर्म में था यानी पानी के साथ मिला हुआ सॉल्यूशन था। दूसरा हम लोगों ने लिया H2SO4 जो कि लिक्विड था। जब इन दोनों की रिएक्शन कराई तो उससे एक तो बना आपका BaSO4। BaSO4 का मतलब हो गया आपका बेरियम सल्फेट, और साथ में बना आपका 2HCl। HCl का मतलब हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो BaSO4 जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में क्रिएट होगा और टेस्ट ट्यूब के नीचे जा करके कोगुलेट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट बनता है तो वो भी आपका केमिकल रिएक्शन का ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये हुई केमिकल रिएक्शन की बात। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। दोबारा सुनिए मेरी बात को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन
बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन करोगे तो वो तो होगी आपकी प्रैक्टिकल वर्क, लेकिन जब इस चीज़ किसी भी रिएक्शन को आपको पेपर पे लिखना होगा तो उसके लिए हम लोग, जाहिर सी बात है कि अपने टेस्ट ट्यूब को लगा के तो नहीं चिपकाएंगे, ना सब्सटेंस को ला करके ना रिएक्टेंट को ला करके पेपर के ऊपर रखेंगे। हमें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम जो भी चीज़ एलेबरेट करना चाहते हैं वो पेपर पे लिख सकें और उसके बारे में सारी की सारी नॉलेज दूसरों को डिलीवर कर सकें। तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे पाथवे की जो कि केमिकल रिएक्शन को कंसाइज और इन्फॉर्मेटिव बना देता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है बाय द यूजिंग ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रिएक्शन कराई, हमने क्या किया, लैब के अंदर गए, हमने वहाँ पे हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ और हमको ये पता चला कि उस लैब के अंदर वाटर क्रिएट हुआ है। अब ये प्रैक्टिकल वर्क हुआ। आप इसको कॉपी के अंदर किसी को कैसे लिख करके बताएंगे? तो उसके लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे पाथवे की जो कि पूरी तरह से इन्फॉर्मेटिव हो और लोगों की समझ में भी आ जाए। तो उसके लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन की यूज़ करेंगे। केमिकल इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, हमने जो भी रिएक्टेंट लिए थे लैब के अंदर, हमने क्या क्या लिया था, हमने एक लिया था हाइड्रोजन और दूसरा रिएक्टेंट हमने लिया था ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग लिखेंगे एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे रिएक्टेंट। और जब इन दोनों को मिला दिया तो उससे क्या बना, उससे बना आपका वाटर, ये क्या कहलाएगा आपका प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, जो लैब में वर्क किया था उसको हमने कॉपी पे लिख करके बता दिया बाय द यूजिंग ऑफ वर्ड। तो ये इक्वेशन ही है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्यों बोलते हैं वर्ड इक्वेशन? क्योंकि हमने इसमें रिएक्टेंट के वर्ड्स लिखे, उनके नाम लिखे हैं, लेकिन ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होता। अच्छा क्या होता है कि चीज़ों को कॉम्पैक्ट किया जाए, कंसाइज किया जाए, जिससे कि चीज़ें हमारी आसानी से समझ में आए। तो हम लोग वर्ड इक्वेशन की जगह यूज़ करते हैं सिम्बॉलिक इक्वेशन। सिम्बॉलिक इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखेंगे H2, उसके बाद ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखेंगे O2, और जो आपका प्रोडक्ट बना था वाटर, उसका फॉर्मूला लिखेंगे H2O। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो भी हमने रिएक्टेंट लिए थे उनके सिंबल और फॉर्मूले लिखे हैं। तो ये पूरी की पूरी जो हमने कॉपी के ऊपर रिएक्शन को लिखा है इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स, उसको हम लोग बोलेंगे सिंबॉलिक इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आया कि किसी भी रिएक्शन को सिंबल के रूप में लिखते हैं तो वो कहलाता है आपका सिंबॉलिक इक्वेशन, वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहलाता है आप लोगों का वर्ड इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन वो अच्छी क्यों होती हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करें कि केमिकल इक्वेशन इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन ए कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे, जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के रूप में लिखी होती हैं। क्या क्या लिखा होता है वही मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये आपके केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। दूसरी बात ये आती है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है वही आपकी सही मानी जाती है केमिस्ट्री के अंदर। अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखें ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखा है H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा है O2 और वाटर का फॉर्मूला लिखा है H2O। लेकिन ये इक्वेशन तो है, लेकिन ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9th क्लास में हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था। हमने कौन सा लॉ पढ़ा था? हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा गया था, आप लोगों को शायद याद होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये कहा गया था कि रिएक्टेंट का जितना मास होता है उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। यानी जितना आप रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उनमें से ना तो कुछ रिएक्शन में बढ़ता है ना कुछ घटता है, उतने का उतना ही रहता है। तो वो आपका कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे अगर हम देखें तो H हमारे पास 2 थे, O हमारे पास 2 थे, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना वहाँ पे एक O हो गया आपका कम। यानी कि ये आपका केमिकल इक्वेशन तो है, लेकिन ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। जो आपका एरो है उसके बोथ साइड जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं उनके नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल लिखा है आयरन का। आयरन के साथ आप लोगों ने वाटर की रिएक्शन कराई और इससे बना आपका Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, और साथ में बना आपका H2 गैस। लेकिन देखिए ज़रा आप ध्यान से, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आयरन था 1 और यहाँ पे आयरन लिख कितने हैं, यहाँ पे आयरन आपके पास 3।
यानी ये कैसा हो गया आपका, जितना आपने रिएक्टेंट यूज़ किया था प्रोडक्ट में आयरन बढ़ गया, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए, यानी ये तो गलत है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है आपकी, अनबैलेंस्ड। तो इसको बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस फॉर्म लिख दी है। कैसे किया है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एफ ई होंगे आपके 3, ताकि प्रोडक्ट की साइड भी आपके एफ ई कितने रहे, 3। हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 4 ज़ा कितना होता है, 8, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 2 4 ज़ा 8, यानी इक्वल है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है आपका 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है आपका 4, यानी जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट है। तो ये इक्वेशन कैसी कहलाएगी आपकी, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। अब बात करते हैं कि बैलेंस किया कैसे जाता है। तो उसके लिए हम लोग का बहुत सारे अपने अपने तरीके होते हैं सबके, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारगर तरीका है जिसको केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं वो होता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हिट करना है और ट्राई करना है। तो हिट और ट्राई करने से ही पता चलेगा कि कोई रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो मैं देखिए इसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिख लेने हैं और यहाँ पे लिख लेना है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे हो, मैं एक यूज़ कर रहा हूँ आयरन, एक मेरे पास है हाइड्रोजन और एक मेरे पास है ओ। ऐसी प्रोडक्ट की साइड में मेरे पास आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब बात आती है इनके नंबर की। रिएक्टेंट साइड पे एफ ई मेरे पास कितना था, 1, हाइड्रोजन मेरे पास कितने थे, 2, और ऑक्सीजन मेरे पास कितना था, 1। प्रोडक्ट की तरफ अगर बात करें तो एफ ई मेरे पास कितने यहाँ पे 3, हाइड्रोजन कितने मेरे पास यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन कितने मेरे पास 4। फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए और चीज़ें बैलेंस भी हो जानी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अपने आप हिट करना है, ट्राई करना है और इनको दोनों तरफ इक्वल कर लेना है बिना उनके फॉर्मूले को चेंज किए। तो आयरन यहाँ पे 1 था, प्रोडक्ट की तरफ 3 थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिएक्टेंट की साइड 3 आयरन से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बात आती है, जब आप यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे एफ ई कितना हो जाएगा आपका, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ई यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड पे हो गए आपके 3 प्लस। अब बात आती है आपकी H2O की, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला था, इसमें आप फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे, केवल इनके नंबर ऑफ एटम्स को चेंज करना है। और यहाँ पे भी आपके कितने हो गए, Fe3, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन से पहले अच्छा होता है कि हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। कोई भी रिएक्शन अगर आपके पास आती है तो उसमें मेन जो होता है ये देखा जाता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस ढूंढिए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम है। जैसे मैंने यहाँ पे Fe3O4 को ले करके सारी चीज़ों को बैलेंस करना स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन की तरफ अगर हम जाएँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड पे थे 4, जो कि चेंज नहीं हो सकते, लेकिन रिएक्टेंट की साइड पे था केवल 1। इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या करना होगा, हमें केवल यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे O के पास यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले के आगे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका O जो होगा वो 4 काउंट होंगे। तो ये 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 4H2 आ गया। तो यहाँ पे भी O कितने हो गए आपके पास, 4। अब आखिरी चीज़ बची आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट की साइड थे 2 और रिएक्टेंट की साइड कितने हो गए, देखिए हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, यानी कि 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट की साइड पे हैं। क्यों है, क्योंकि हमने इसको 4 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 8, और यहाँ पे कितने हमारे पास 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की साइड पे लिखना पड़ेगा 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 2 जा 8। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और मैंने जो यहाँ पे पहले से लिखी हुई इक्वेशन इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा दोनों सेम है और बैलेंस हैं। 3Fe यहाँ पे भी था, 3Fe यहाँ पे भी है, 4H2 यहाँ पे था, 4H2 यहाँ पे भी है, Fe3O4 यहाँ पे था, Fe3O4 यहाँ पे है, 4H2 यहाँ पे था, 4H2 यहाँ पे। यानी कि अब ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन थी वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है, इसी चीज़ को आप नोटबुक में नोट करें, नोट्स बनाएं अपने, और कोशिश करें कि आपके इस चैप्टर के अंदर जो भी एक्सरसाइज में दे रखी हैं बैलेंस करने के लिए चीज़ें, उनको बैलेंस करें और मेरे पास टेक्स्ट मैसेज करके उनको भेजें। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे इसी टाइम पे, और कल हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा, इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 1-2 एग्जाम्पल हम करके देखेंगे बैलेंसिंग के, और उसके बाद हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। थैंक यू।